तो पिछली क्लास में हम लोग बात कर चुके थे वायुमंडल के विषय। हम लोगों ने वायुमंडल पर बात करते हुए यह समझा था कि आखिर ये जो वायुमंडल है यह किन गैसों से बना है, और गैसों की हमने मात्रा भी समझा था और गैसों की हम लोगों ने विशेषता को भी समझा, और इससे हमें पता चल पाया कि यह गैसें किस प्रकार का आवरण बनाती हैं और यह जो आवरण है यह किस तरह से मौसम और जलवायु का निर्माण करता है। ये सभी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी और हमने ये भी देखा था कि हम जिसको आवरण या जिसको हम वायुमंडल कह रहे हैं, यह वायुमंडल कहां पर किस रूप में होगा, कहां पर किस रूप में। का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्या ऊंचाई के साथ वायुमंडल एक ही जैसा व्यवहार करता है कि अलग अलग करता है, और अगर अलग व्यवहार करता है तो उसके पीछे का कारण क्या है। यही चीजें हम लोगों ने समझा था और इसी चीज को हम लोगों ने लैंग्वेज दिया। आज जो हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं वहां पर हम बात करेंगे वायुमंडल की संरचना के विषय, अर्थात ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो वायुमंडल है पृथ्वी की सतह से लेकर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, उसकी क्या क्या विशेषताएं किस ऊंचाई पर मिलती हैं। अर्थात हम जो पिछली क्लास थी उसी क्लास से इसको इंटरलिंक करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस अर्थात 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है। ये कम क्यों होता है? क्योंकि वायुमंडल विरल होता है। वायुमंडल विरल होने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको इस रूप में समझ लीजिए कि अगर यहां पर जो है कि कोई आग जल रही हो और उस आग से निकलने वाली हीट को रोकने के लिए आप जो है कि कोई एक चीज लगाएं, कोई एक चीज हीट को जो एब्जॉर्ब कर सकती है उसको रखें, या फिर उसके जैसे 20 चीजों को रख दें। तो अगर 20 चीजें रखेंगे तो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, ज्यादा अवशोषित करेंगे। वहीं एक चीज रखेंगे तो हीट को कम एब्जॉर्ब करेंगे। ये किसी तरह से हमारी जो पृथ्वी की सतह है इससे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं गैसों की मात्रा ही कम हो जाती है। तो जब गैसों की मात्रा कम होगी तो गैसों के द्वारा दी जा रही सेवाएं भी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगे। और जब गैसों के द्वारा मिलने वाली सेवाएं कम हो जाएंगी तो गैसों के द्वारा मिलने वाली सेवाएं क्या थी कि भैया वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और हीट को एब्जॉर्ब करके वायुमंडल को गर्म रखेंगे। तो चूंकि ऊंचाई पर वायुमंडल ही विरल हो चुका है, हीट को रोकने वाले जो गैसें हैं उनकी मात्रा कम हो चुकी है, तो इसकी वजह से वहां पर हीट क्या होता है? कम मिलता है। जैसे आज ही हम लोग ले, है ना, आज ही का हम बात करें, आज टेम्परेचर कुछ भी हो कहीं पर, लेकिन अगर हमें कोई हेलीकॉप्टर में बैठा के या किसी भी टाइम मशीन से किसी भी चीज से तुरंत अभी हमें हिमालय के 4,000 मीटर ऊंचाई पर पहुंचा दे, तो हमने कैलकुलेशन किया था पिछली क्लास में कि 4,000 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर कितना होगा। मान लेते हैं कि अभी मैं जहां पर हूं यहां पर 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो 4,000 मीटर की ऊंचाई पर कितना टेम्परेचर होगा? तो 45 डिग्री में हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को माइनस कर, कितना? हमने कहा था 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, और 6 से अगर हम 4 को मल्टीपल कर दें 4 किलोमीटर या 4,000 मीटर को, तो लगभग 24 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि जिस समय यहां पर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, उसी समय 4,000 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर क्या होगा? मात्र और मात्र 19 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या ये बात हम क्लियर कर पा रहे हैं? क्या ये बात हम क्लियर कर पा रहे हैं? एक बार बता दीजिए, क्या हम ये चीज को समझ पा रहे हैं? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं? सब लोग बता दीजिए। देखो, टॉपिक पढ़ लेना इंपॉर्टेंट नहीं है,
पढ़ने के लिए तो बहुत से लोग 10-10 साल पढ़ ही रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हम उस गहराई तक उस टॉपिक को समझ सकें, जिस गहराई से हमें समझने की जरूरत। अच्छा देखो, आप में से कुछ लोग आज गुरुजी बड़े सुस्त तरीके से पढ़ा रहे हैं, टॉपिक समझ में आएगा मेरी गारंटी है, लेकिन खिलखिलाहट नजर नहीं आएगी तो उसके पीछे का कारण मैं नहीं हूं, बीमारी है। ठीक है, तो थोड़ा सा सुस्त लगे अगर हम, तो आज के लिए माफ कर दीजिएगा, बाकी आप कुछ हो गया ना, क्लियर हो गया। चले आइए अब हम वायुमंडल की संरचना पर बात करें। वायुमंडल की संरचना। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, हम बना लेते हैं अपनी पृथ्वी। ऐसी तो बिल्कुल नहीं हम बनाएंगे इतनी खराब, थोड़ा सा अच्छी सी हम पृथ्वी बनाएंगे। मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी, और ये हमारी पृथ्वी से लगा हुआ ये जो है वायुमंडल। मैंने आपसे कहा था कि पृथ्वी से लगा हुआ जो वायुमंडल है, यहां पर गैसों की मात्रा क्या है, ज्यादा है। आप खुद समझिए कि अगर बाष्पीकरण होगा तो बाष्प कहां जाएगा, निचले वायुमंडल में ही रहेगा। फूल कण होंगे वो भी निचले वायुमंडल में रहेंगे, है ना। जो गैसें भारी हैं तो उनका वजन ज्यादा है, वो भी निचले भाग में रहेंगे। तो अगर हम देखें तो ये जो हमारा वायुमंडल है, इसमें अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग विशेषताएं हमें देखने को मिल सकती। तो हमें यही समझना है कि आखिर यह जो वायुमंडल, मान लेते हैं परत ए है, ये परत हम बी कह सकते हैं, इसको परत सी कह सकते हैं, इसको डी कह सकते हैं, इसको ई कह सकते हैं। हम इसको चाहे कुछ भी नाम दे दें, लेकिन हम देखेंगे कि वायुमंडल एक निश्चित ऊंचाई पर एक निश्चित विशेषता को प्रदर्शित करता है, और उसी के कारण यहाँ पर हम वायुमंडल को कुछ परतों में डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। जैसे एक राज्य है और उस राज्य का कानून पूरे राज्य पर लागू होता है, लेकिन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार हम क्या कर लेते हैं, उसको कुछ मंडल में हम बांट लेते हैं। तो मंडल से क्या होता है कि एरिया पता चलता है कि अच्छा हम जब बात कर रहे हैं तो हम इस मंडल, इस क्षेत्र की बात कर। ठीक इसी तरह से जब हम वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल भी अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग विशेषता प्रदर्शित करता है। तो एक प्रकार की विशेषता वाले क्षेत्र को हम एक मंडल का नाम देंगे, दूसरी विशेषता प्रदर्शित करने वाले क्षेत्र को हम दूसरा मंडल नाम देंगे। तो हमने क्या कहा था, हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जो वायु है ये गैसों से बनी है। ठीक है, और गैसों की जो मात्रा है वह क्या है, अलग अलग ऊंचाई, अलग अलग ऊंचाई पर, अलग अलग ऊंचाई पर उनकी मात्रा क्या है, भिन्न भिन्न। मात्रा क्या है, भिन्न। अब जब इनकी मात्रा भिन्न भिन्न है तो इनका व्यवहार भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। व्यवहार भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। जैसे आप ही लोग हो, है ना, आप जब 4 लोग हैं तो आपका व्यवहार अलग होगा, है ना। उसी में कोई सैड होगा, कोई बहुत खुश होगा, कोई दूसरे की जो है कि मजे ले रहा होगा, कि कोई किसी को परेशान कर रहा होगा। और सोचो जब 20-25 लोग हों तब क्या होगा, और अकेले हो तो क्या होगा। अलग अलग कंडीशन में आप ही हैं और आपके द्वारा जो है व्यवहार क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक बात। उसी तरह से अगर हम देखें तो यहां पर भी गैसों का व्यवहार हमें अलग अलग देखने को मिलेगा। तो इस व्यवहार के आधार पर ही क्या होता है, वायुमंडल की विशेषताएं बदल जाती हैं। तो आइए हम थोड़ा सा इस वायुमंडल की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। हमने पहले ही बहुत सी चीजें क्लियर कर ली हैं कि यह हमारी पृथ्वी की सतह है, और मान लेते हैं इसको हम कह दें कि 0 किलोमीटर की ऊंचाई है। हमें जाना है 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक,
और हमें ये देखना है इस ऊंचाई तक आखिर वायुमंडल का जो व्यवहार है वो हमें किस रूप में नजर आता है। दरअसल इसी व्यवहार को समझकर हम मौसम और जलवायु को और अच्छे से समझ पाएंगे। हम पता कर पाएंगे कि आखिर ये जो मौसम और जलवायु है जिसमें आजकल हम कहते हैं कि परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन है क्या। तो चलिए सबसे पहले हम पृथ्वी से लगे हुए परत और इसकी विशेषता की बात करते हैं, ठीक है। तो ये है, पहले हम लेते हैं अपनी पृथ्वी, ठीक। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। और इस पृथ्वी से लगा हुआ एक वायुमंडल, इमेज जितना ज्यादा बनाएंगे उतना ही चीजें आपके दिमाग में जाएंगे, जितना ही क्या करेंगे हाथ पर हाथ रखकर, है ना, लेट के पढ़ेंगे, है ना, उतना ही लेट होगा आपको सेलेक्ट होने में, ये आपकी जिम्मेदारी। तो ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी से लगा हुआ वायुमंडल, वायुमंडल। तो मैं क्या कह सकता हूं, ये पृथ्वी से लगा हुआ जो वायुमंडल है यह सबसे निचली परत है, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। मैं कह सकता हूं ऐसा कि जो जो भाग वायुमंडल का जो भाग हमारे पृथ्वी से लगा हुआ है उसको हम कह सकते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते। जिलाधिकारी जी पढ़ लीजिए, आप बहुत विलंब से आए हैं, है ना, क्लास में, तो उसकी वजह से पढ़ लीजिए, तभी जिलाधिकारी बनेंगे, नाम जैसा काम करना। हम लोग पृथ्वी से बाहर बहुत मुद्दतों पहले आ गए थे, मुद्दतों पहले, समय पहले नहीं, मुद्दतों पहले आइए। तो ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सबसे इस निचली परत में गैसों की सघनता क्या होगी, सर्वाधिक। गैसों की जो सघनता है वह क्या होगी, सर्वाधिक होगी। और गैसों की सघनता जब सर्वाधिक होगी तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि इन गैसों की जो विशेषताएं हैं, इन गैसों की जो विशेषताएं हैं वह हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से देखने को मिलेंगी, स्पष्ट रूप से। अब प्रश्न आएगा कि कौन सी गैसों की मैं बात कर रहा हूं और किन की विशेषताएं स्पष्ट रूप से देखने को मिलेंगे। तो क्या हम लोगों ने ऑक्सीजन की बात किया था, क्या हम लोगों ने ऑक्सीजन की बात किया था। तो क्या ऑक्सीजन की मात्रा यहां पर सबसे ज्यादा मिलेगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल मिलेगी। क्या नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा मिलेगी, तो बिल्कुल मिलेगी। अच्छा, क्या हमने CO2 की बात किया था, तो बिल्कुल किया था, इसकी मात्रा ज्यादा मिलेगी। क्या हम लोगों ने जल वाष्प की बात किया था, तो हमने किया था, इसकी मात्रा ज्यादा मिलेगी। तो हमने क्या धूल कण और अन्य कणों की बात की थी, तो आप कहेंगे किया था सर, तो इसकी भी मात्रा ज्यादा मिलेगी। अब देखिए ये सब मिलकर क्या करते हैं, इनकी मात्रा क्या है, सर्वाधिक सबसे निचले वाले भाग में। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर ये किस प्रकार की विशेषताएं प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा इस भाग को समझते हैं। अब एक एक करके लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी O2 होगा, ऑक्सीजन होगा, वहां पर क्या होगा, जीवन होगा। O2 का मतलब होना है जीवन होना। तो अगर हम देखते हैं अभी बरसात का मौसम आ रहा है, तो बरसात का जब मौसम आ रहा है तो देखेंगे कि शाम के समय, है ना, बहुत से कीड़े पतंगे लाइट पर मंडराते हुए आपको दिख जाएंगे। ये कहाँ है, वायुमंडल में है। तो वायुमंडल में, है ना, वायुमंडल में क्या है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति उसी की वजह से जीवन है। लेकिन क्या जीवन अथाह है, क्या बहुत ऊंचाई तक है, तो नहीं। जो जीवन है वह अधिकांश जीवन जो है वह 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सिमट जाता है, 30 किलोमीटर तक किलो। अच्छा, नाइट्रोजन है, तो हाँ बिल्कुल है, नाइट्रोजन यहां पर पाया जाता है। और क्या इस नाइट्रोजन का प्रयोग हम कर पाते हैं, तो मैंने बताया था ना, तो हम और ना ही पौधे डायरेक्ट इसका प्रयोग नहीं कर पाते। लेकिन यहीं के निचले भाग के नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया था नाइट्रिकारी जीवाणु,
क्या बताया था हमने? नाइट्रिकारी जीवाणु। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? पिछले जन्म के, है ना, पहले भाग में हम लोगों ने बात किया था नाइट्रोजन के विषय में। तो जो नाइट्रिकारी जीवाणु होते हैं, अर्थात मिट्टी के ऐसे जीव जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर मिट्टी में मिलाते हैं, ऐसे पौधे कुछ ही जिनकी संख्या है जो कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाते हैं, उनको हमने कहा था नाइट्रिकारी जीवाणु। और यह जो नाइट्रिकारी जीवाणु है, ये क्या होते हैं? निचले भाग में पाए जाएंगे। तो हमारे मिट्टी में जो नाइट्रोजन है वह किस वजह से है? क्योंकि निचले भाग का जो नाइट्रोजन है उसका प्रयोग नाइट्रिकारी जीवाणु करके नाइट्रोजन को अलग अलग रूपों में मिट्टी में मिला देते हैं। अच्छा, हमने यहीं पर आपसे बात किया था कि भाई जो CO2 है वह ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करेगा। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट कर रहा है कि नहीं। आपको क्या लग रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है कि नहीं? क्या हम इसको पढ़ रहे हैं या इसको हम रिलेट भी कर पा रहे हैं? आप देखिए, अभी आप पढ़ रहे हैं जहां पर भी हूं, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं आप हाईवे पर तो नहीं है। अगर आप हाईवे पर होते तो शायद मेरी आवाज आप नहीं सुन पाते। अभी क्या कीजिएगा, आप किसी ऐसे ट्रैफिक वाले स्थान पर चले जाइए जहां पर बहुत सा ट्रैफिक हो, और ट्रैफिक वाले भाग में जाएंगे तो आपको वहां पर तुरंत गर्मी लगेगी। वहां की गर्मी क्यों लगेगी? क्योंकि वहां के वायुमंडल में CO2 क्या है? ज्यादा है। ठीक, हमने कहा था कि हमारे वायुमंडल में इस नीचे जलवाष्प पाया जाता है। तो क्या यहां पर पाया जाएगा कि नहीं? तो आप कहेंगे कि सर ये कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हो, जलवाष्प का मतलब ही है कि निचले वायुमंडल में है। आखिर हम कहते हैं कि काले काले बादल आते हमको पता नहीं क्यों डराते और वर्षा करते, ऐसा कुछ आप बोलते आए बचपन से, है ना। तो ये जो काले काले बादल हैं बहुत ऊंचे ऊंचे नहीं है, ये हमारे पास खोपड़ी पर ही है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और ये बादल क्या है? जलवाष्प है। एक बात बताइए, आज हमें उमस लग रही है कि नहीं? आज हमें उमस लग रही है कि नहीं? लग रही है। तो आखिर ये उमस क्यों है? क्योंकि वायुमंडल में जलवाष्प बढ़ा। अब देखिए, क्या आप कोरिलेट कर पा रहे? इसी तरह से धूलकण, आंधी चल रही है, हवा चल रही है, तो धूलकण हमारे आंखों पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। हम बाहर जाते हैं तो हमको नहीं लगता कि किसी ने पाउडर लगा दिया? धूल मिट्टी का पाउडर नहीं लगा देता है कोई? लगा देता है ना। कैसे लगा देता है? कोई जानबूझकर कहीं से लगाने आता है क्या? नहीं, लगाने नहीं आता, वायुमंडल की निचली परत में है। अब देखिए, इसका मतलब क्या है? क्या हम इस चीज को समझ पाए कि निचली परत में गैसों की संख्या ज्यादा है, तो इस वायुमंडल की विशिष्टताएं स्पष्ट रूप से मिलती हैं। तो क्या हम स्पष्ट रूप से इन गैसों की भूमिका को देख पा रहे हैं कि नहीं? क्या हम स्पष्ट रूप से इन गैसों की भूमिका को देख पा रहे हैं? प्लीज बताइए, देख पा रहे हैं? भैया बोले, दीदी बोले, सब लोग बोले देख पा रहे हैं। क्लास हमारी तरफ से नहीं रुक रही, आपकी तरफ से रुक रही है ना। ठीक है, तो आइए, अब हमने जब इस विशेषता को देखा तो इसी विशेषता से जुड़ी हुई हमने कुछ चीजें देखा। हमने ये देखा कि यह जो गैसें हैं, यह गैसें क्या कर रही हैं? मौसम का निर्माण कर रही हैं। मौसम, और मौसम को मैंने क्या समझाया था? मैं बार बार कहता हूं, क्लाइमेटोलॉजी को टुकड़ों में बांट कर पढ़ोगे तो हमारा कॉन्सेप्ट टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, सपने जो है कि बिखर जाएंगे टूटकर। अगर इंटरलिंक करके पढ़ोगे तो सभी चीजें क्या होंगी? एक तस्वीर के रूप में, लवाशना के रूप में, आपके ज्वाइनिंग लेटर के रूप में सामने आ जाए। लेकिन वही कहा जाता है, यूपीएससी सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, पर्सनालिटी का भी टेस्ट है। अब जिनकी पर्सनालिटी में खूबसूरती ही नहीं है कि चीजों को इंटरलिंक कर सकें, तो उनको मैं तो क्या, दुनिया के सभी टीचर पढ़ा लें वही रहेंगे। एक जीव होता है जिसके ऊपर कुम्हार जो है मिट्टी ढोकर लेकर जाते हैं, उस जीव की कुछ विशेषताएं होती हैं, वही विशेषताएं कुछ इंसानों में भी पाई जाती हैं। हम लाख समझा लें कि टॉपिक को तोड़कर नहीं जोड़कर पढ़िए,
तो उनको लगता है सर ये कैसे ही होगा। आइए देखिए, मैंने आपको एक शब्द समझाया था मौसम, और मैंने मौसम में जो कुछ समझाया था, क्या मौसम में जो भी परिवर्तन होंगे उसका संबंध किससे होता है? वायुमंडल की सबसे निचली परत से होता है। अब प्रश्न आएगा कि आखिर मौसम में जो परिवर्तन होता है, जिसको हम कह रहे हैं ये निचली परत में होता है, ये किस ऊंचाई तक होता है? तो मौसम जो बनता है, आप कहते हो कि आज मौसम जो है ना, तो आज मौसम बड़ा सुहावना है, आज बड़ा उमस वाला है, आज बड़ा खराब है, वगैरह वगैरह आप बोलते हो। तो जो मौसम में परिवर्तन होता है वायुमंडल की निचली परत में होता है, और यह परिवर्तन दो जगहों पर अलग अलग ऊंचाई में होता है। तो अगर हम देखें विषुवत रेखा में, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा, जब हम सूर्य ग्रह पर जाएंगे, आप कहेंगे आप सूर्य ग्रह है, तो आप मान लो विषुवत ग्रह, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा हमने कहां बताया था? यहां पर। तो जो विषुवत रेखा है, जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हैं, जिसको हम इक्वेटर भी बोलते हैं, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, यहां पर जो मौसम में परिवर्तन होते हैं वह सामान्यतः 18 किलोमीटर तक देखे जाते हैं, जबकि ध्रुवों पर ये जो मौसमी बदलाव होते हैं यह मात्र 8 किलोमीटर तक देखे जाते हैं। यह 8 किलोमीटर तक देखे जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है ना, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। क्या अभी 1 महीने पहले भी हमें थोड़ी थोड़ी गर्मी लगती थी क्या? एक बार बताइए, क्या 1 महीने पहले भी थोड़ी बहुत हमें गर्मी लगती थी? एक बार बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। जब मैं थोड़ा सा बैठ बैठ के पढ़ाऊंगा, जैसे कि मैंने आपको बता ही रखा है कि तबीयत ठीक नहीं है, तो बीच बीच में बैठ बैठ के पढ़ाऊंगा, जहां पर प्रश्न आपसे पूछना होगा, जहां पर आपको कुछ ऐसे ही बताना होगा, ठीक है? तो अब इसमें बुरा मत मानिएगा, है ना। आप में से बहुत से लोग फूफा पहले ही बन चुके हैं बाई नेचर, तो खैर ऐसे फूफा लोगों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपने बताया कि जी सर 1 महीने पहले भी गर्मी लगती थी और आज भी गर्मी लगती है। अच्छा, अब बताइए, क्या 1 महीने पहले आप नंगे पैर अगर बाहर निकल जाते तो आप कूद जाते थे कि चलकर चले जाते थे किसी साथ? मान लो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है, एक दोस्त के घर से दूसरे घर में जाना है, नंगे पैर निकल जाते थे क्या? नंगे पैर निकल जाते थे? एक बार प्लीज बताइए, नंगे पैर निकल जाते थे, चले जाते थे? अब चले जाओगे क्या? अब चले जाओगे क्या? अभी भी चले जाओगे कि उछल जाओगे? अभी जाओगे नंगे पैर तो उछल नहीं जाओगे? आपको नहीं लगेगा कि आप इंसान से तुरंत कोई दूसरा जीव बन चुके हैं, है ना? तुरंत आप व्यवहार कैसे करने लोगे वो दूसरे जीव की तरह? मजबूरी ये करना पड़ेगा। कारण क्या है? कारण क्या है? टेम्परेचर का अंतर। तो टेम्परेचर के अंतर की वजह से आपका व्यवहार बदल गया आपका व्यवहार। क्या इक्वेटर और पोलर एरिया का टेम्परेचर एक जैसा है क्या? एक बार बताइए, क्या इक्वेटर और पोलर क्षेत्र का टेम्परेचर एक जैसा है? नहीं। तो क्या गैसों पर प्रभाव, जैसे हम उछल रहे हैं और नहीं उछल रहे, 1 महीने पहले हम नहीं उछलते थे क्योंकि थोड़ा सा एडजस्टेबल था, अब हम उछल जा रहे हैं, क्या इस तरह का परिवर्तन गैसों पर नहीं पड़ेगा? क्या जिस तरह से टेम्परेचर का परिवर्तन हम देख रहे हैं, क्या इसी तरह से इस टेम्परेचर का प्रभाव गैसों पर नहीं पड़ेगा क्या? पड़ेगा। अरे बताइए भाई, पड़ेगा? अरे देश पूछ जानना चाहता है, पड़ेगा? आप कहेंगे हाँ सर पड़ेगा। तो बस यही कारण है, यह जो इक्वेटर है यहां पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं? देखो मैं लिख नहीं पा रहा हूं, समझो थोड़ा सा, है ना, इसीलिए चेयर पकड़ के खड़े हैं, है ना। अगर ये भाग गया तो हम भी भाग जाएंगे, है ना, समझिए आइए। अरे चलो थोड़ा बहुत लिख देते हैं ना, सोचिएगा, है ना। दूसरी जगहों पर ना अगर कोई बीमार रहता है कोई टीचर ना, तो बस ऐसी टॉपिक निपटा देता है,
कह देता अरे पढ़ लेना, थोड़ा सा बता के अरे छोड़ो पढ़ लेना। हम इस कंडीशन में भी, है ना, उसी तरह से आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। आइए, तो मान लेते हैं हमारा विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के लिए हमें दूसरे स्लाइड को चलना पड़ेगा। आइए यहां पर ये हमारी विषुवत रेखा, ये हो गया इक्वेटर, ठीक, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो हमें पता है कि मान लेते हैं हमारा सूर्य है यहाँ। सूर्य को छोटा क्यों बनाए, हमारा सूर्य हम छोटा बनाए बड़ा बनाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये इस वजह से क्योंकि सूर्य बहुत दूर है ना भाई बहनों, इस वजह से। ये देखिए, तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा सूर्य है, यहां पर सूर्य की किरणें क्या हो रही हैं, सीधी पड़ रही हैं। सूर्य की किरणें यहां पर क्या पड़ रही हैं, सीधी पड़ रही हैं। अच्छा, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, इसको छोड़ दो। अभी आप जहां बैठे हो, है ना, अभी आपके पापा क्या करें, एक बल्ब लेकर आए हाइलोजन, जो 1000-2000 वाट का होता है, और ऐसे आपके खोपड़ी पर लगा दे, ऐसे जैसे हम कैमरे की तरफ देख रहे हैं ऐसे लगा दे। आपको हटाओ, इसको गर्मी लग रही, कहे ना ना, हम देखना चाहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई के प्रति कितने सहनशील हो, कितनी तपस्या कर सकते हो, तुम पढ़ते रहो और हाइलोजन लगाए रहे। कुछ देर में क्या होगा, आपका बाल जलने लगेगा। आप पिताजी से बोलोगे ऐसी तपस्या हमें नहीं करनी, हटा दो, बाल जल रहा है। पिताजी कहेंगे नहीं नहीं नहीं, थोड़ी देर और तपस्या करो। होगा, आप क्या होगा, खोपड़ी आपकी भन्ना जाएगी, आप इस तपस्या को छोड़कर भाग जाओगे। होगा कि नहीं होगा? कारण क्या हुआ, जब हाइलोजन बिल्कुल खोपड़ी पर सीधे पड़ेगा तो उसमें से न सिर्फ रोशनी आएगी बल्कि हीट भी आएगी। कि किसी तरह से ये जो सूर्य की सीधी किरणें हैं, इनसे हमें क्या होगा, एक तो लाइट खूब प्राप्त होगा, और इसी लाइट से हमें क्या होगा, अर्थात सूर्य की किरणें जो आती हैं इससे हीट प्राप्त होगा, और इस हीट से क्या होगा, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। और टेम्परेचर जब ज्यादा होगा, अर्थात जमीन यहां की जब गर्म हो जाएगी, तो यहां से हीट टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो पृथ्वी की सतह क्या हो जाएगी, पृथ्वी की सतह गर्म हो जाएगी। और पृथ्वी की सतह गर्म होने से संपर्क वाली वायु, यहां पर लिख दीजिए संपर्क, या रुकिए हम इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, है ना। तो पृथ्वी की सतह गर्म हो जाएगी, और पृथ्वी की सतह गर्म होने से संपर्क में आने वाली, संपर्क में आने वाली वायु भी क्या होगी, वायु भी गर्म हो जाएगी कि नहीं, है ना, वायु भी क्या हो जाएगी, गर्म हो गई। अब जब वायु भी संपर्क में आने वाली गर्म हो गई, तो गर्म वायु क्या करेगी, ऊपर उठ जाएगी। गर्म वायु क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, और फिर क्या होती है, वह ऊपर उठ जाती है। अब सिर्फ ये ऊपर नहीं उठेगी, गर्म हो गई है तो ये क्या करेगी, बाष्पीकरण भी करेगी, और बाष्पीकरण के माध्यम से क्या होगा, जल बाष्प भी जाएगा, हीट भी जाएगा। अर्थात यहां की जो वायु है वह गर्म होकर बहुत ज्यादा ऊपर की ओर उठेगी, और जहां तक उठेगी वहां तक गर्मी और मौसम को बदलेगी, है कि नहीं। जैसे यहां पर आप क्या रखो, एक कढ़ाई रख दो, यहां पर कोई कढ़ाई रख दो, उसमें आग जले, ठीक है भाई बहनों। अब आग की फ्लेम अगर नीचे तक है तो उसका हीट नीचे तक, लेकिन आग की फ्लेम अगर खोपड़ी तक आएगी तो उसकी गर्मी का असर इस ऊंचाई तक आएगा कि नहीं आएगा। अरे भाई, जब हीट की गर्म, कढ़ाई की गर्मी, हीट या लपट या उसकी लौ या उसकी फ्लेम इतनी ऊंचाई तक आएगी तो यहां तक की वायु गर्म हो जाएगी। ठीक इसी तरह से इक्वेटर वाला जो क्षेत्र है, यहां की टेम्परेचर ज्यादा, तो यहां पर वायु गर्म होकर ज्यादा ऊपर उठ जाएगी। इसकी तुलना में यहां पर जो यह हमारा पोलर क्षेत्र है, यहां पर आप देख रहे हो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, और इसकी वजह से यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो यहां की जो वायु है वह क्या होगी, कम गर्म होगी, और कम गर्म होगी तो वह कम ऊंचाई तक ऊपर उठ पाएगी, कम ऊंचाई तक ऊपर उठ पाएगी, है कि नहीं, बात सही है कि नहीं। जैसे
आपने देखा होगा दो पक्षों में लड़ाई हुई, दो पक्षों में लड़ाई हुई, दो बार हुई। आज लड़ाई हुई तो उसमें दोनों पक्षों ने गुस्सा किया, हाथ पैर चलाया, लेकिन पत्थर से एक दूसरे के खोपड़ी के कलर का चेक नहीं किया, अर्थात खोपड़ी के अंदर कौन सा कलर का रंग है या पदार्थ है उसको चेक नहीं किया। तो हाथ पैर थोड़ा सा ऐसा, नाक वोक फूटा, बस ऊपर ऊपर से चोट लगी। अगले दिन दोनों ही पक्षों को बहुत तेज तेज गुस्सा आया और उन्होंने कसम खाया कि आज वो देखेंगे कि आखिर इसकी खोपड़ी में ऐसा तो नहीं है कि कहीं पाकिस्तान वाला नीला खून हो, हरा खून हो। फोड़ दिया उसने खोपड़ी को और पता चला कि इसमें भी तो कलर क्या था, लाल ही था। सामने वाले की तरफ से उन्होंने देखा कि भाई हमारे यहां तो खून लाल ही निकला है, इसका देखे नीला है, पीला है, हरा है, कैसा है। उसने फोड़ दिया। गुस्सा ज्यादा था तो अब इस खोपड़ी फोड़ने और फुटन की क्रिया से क्या हो गए, दो लोग ऊपर पहुंच गए। पहली घटना में ऊपर नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि गुस्से को, टेम्परेचर को कंट्रोल कर लिया था। दूसरी कंडीशन में ऊपर पहुंच गए क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा था, कंट्रोल नहीं हुआ। वही बात यहां पर लागू हो जाती है कि यहां पर टेम्परेचर क्या था, ज्यादा था, तो वायु ज्यादा ऊंचाई तक उठ जाएगी और जितनी ऊंचाई तक गर्म वायु जाएगी उतनी ऊंचाई तक अपना प्रभाव उत्पन्न करेगी। तो यही क्या है, अंतर है ऊंचाई का। क्या इस बात को हम समझ पाए? एक बार बता दीजिए, क्या हम इस बात को समझ पाए? सभी भाई बहन बता दें, एक बार सभी लोग बता दें। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है भाई बहनों, बैठ बैठ के पढ़ाते रहेंगे। एकदम क्लियर हो गया? तो चलिए, अब आज के बाद आप गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? आज के बाद आप लोग गुस्सा तो नहीं करेंगे ना, है ना? आज के बाद गुस्सा तो नहीं करेंगे, है ना? मत करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा। मालूम चला जैसे ही कोई गुस्सा हो आप करे ना, आप उसको बता दीजिए, हे भैया ये गुस्सा ना करो, ऊपर चले जाओगे। कैसे? कहना वायु जब ज्यादा गर्म होती है तो इक्वेटर के पास 18 किलोमीटर तक ऊंचाई तक चली जाती है, और 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, दूसरा कलर मैं यूज करता हूं, तो यह इक्वेटर पर क्या होगा, 18 किलोमीटर तक का क्या हो जाएगा, मौसम बदल जाएगा। और जब मौसमी बदलाव यहां तक होगा तो हम कहेंगे कि यहां का ये जो मंडल है ये इस ऊंचाई तक है, यहां पर क्या होगा, ये 8 किलोमीटर तक होगा। अब ये 18 और 8 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, हमने ये देखा कि वायुमंडल का सबसे निचला परत, वायुमंडल का वायुमंडल का सबसे निचला भाग, वायुमंडल का क्या है, ये सबसे निचला भाग है। और सबसे निचले भाग में हमने क्या देखा कि इसकी ऊंचाई अलग अलग है, 8 किलोमीटर और 18 किलोमीटर, है ना। इस ऊंचाई तक क्या हो रहा है, मौसम बदल रहा है। इसी मंडल को हम नाम देते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। अर्थात जिस ऊंचाई तक हमें मौसमी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं उसी मंडल को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, जो कि हमारी पृथ्वी की सबसे निचली परत है। क्या बताइए, बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। इंग्लिश में इसको यहां, अच्छा यहीं लिख देता हूं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, क्लियर, एकदम क्लियर। एक बार भाव्या जी कह रहे हैं सर बैठ कर पढ़ाइए लेकिन क्लास लंबी नहीं। दुनिया बड़ी स्वार्थी है भाई और बहनों, ये मास्टर, है ना, अपने जीवन से संघर्ष कर रहा है। भावना जी कह रहे हैं लंबे लीजिए, जीवन तो हमारा लंबा होने दो, तब तो हम लंबी क्लास ले पाएंगे, है ना। ठीक बात है।
ऐसे ही बोल दिया हमने, ऐसे ही बोल दिया, कोई बात नहीं, ऐसे ही बोल दिया। ठीक है ना, यहां तक क्लियर। चलिए आइए, अब मैंने आपसे कहा कि इस मंडल में क्या हो रहा है, मौसमी बदलाव हो रहे हैं, और इस मौसमी बदलाव वाले क्षेत्र को हम कहते हैं क्षोभ मंडल। तो मैं यहां पर लिखता हूं अब क्षोभ मंडल। हमने जितनी दवाएं खाई है ना, अभी आप खा लेते ना दवाइयां, तो गर्मी में ना तो कहते गुरुजी आज नहीं पढ़ना है, आज नहीं पढ़ना है। क्षोभ मंडल, इस क्षोभ मंडल में हम देख रहे हैं, यही क्या है, मौसमी बदलाव वाला मंडल है। इसका मतलब क्या हुआ, हम कहते हैं कि आज आंधी आ रही है, हम कहते हैं तूफान आ रहा है, हम कहते हैं वर्षा हो रही है, हम कहते हैं वायुमंडल शुष्क है, हम कहते हैं वायुमंडल सुहावना है। ये सब कहां पर हो रहा है, ये क्षोभ मंडल में हो रहा है। कहां पर हो रहा है, क्षोभ मंडल। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि आज वाष्पीकरण बहुत ज्यादा हुआ और बहुत ज्यादा उमस हो रही है, वायुमंडल में उमस की मात्रा क्या हो गई है, बढ़ गई है। ये हम कहां कह रहे हैं, क्षोभ मंडल की हम बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि आज जो है कि कोई चक्रवात आ सकता है, हम कहते हैं कि कोई चक्रवात आ सकता है, और इसकी वजह से एक साथ वर्षा भी हो सकती है और तूफान भी हो सकता है। तो इसमें कौन सी वायु गति करेगी, वह होगी क्षोभ मंडल वाली वायु। ठीक है, इसका मतलब यह है कि समस्त जो मौसमी बदलाव होते हैं वह इसी में होते हैं। यही क्षोभ मंडल है, इसी में क्या होगा, लगभग 90 to 95%, सॉरी करेक्शन है 90 to 95% हमारा धूलकण पाया जाएगा। ठीक है, इसी में 95 to 98% हमारा जल वाष्प पाया जाएगा, इसी में जल वाष्प पाया जाएगा। और अगर हम इसको देख पा रहे हो और कुछ याद आ पा रहा हो, तो लगभग 90 to 96% ऑक्सीजन भी इसी में पाया जाता है। ठीक है, जो लगभग 90 to 95% CO2 भी इसी में पाया जाता है। इसका मतलब है यही वो भाग है जहां पर क्या है, गैसें सर्वाधिक है, और इन गैसों के प्रभाव से ही हमें क्या लगेगी, हमें गर्मी लगेगी और हमें ठंडी लगेगी। अब देखिए कहां पर गर्मी लगेगी और कहां पर ठंडी लगेगी, तो गर्मी हमें जमीन के पास लगेगी, सतह के करीब, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, हमें क्या होगा, ठंडक का एहसास होगा। इसी चीज को मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट से समझाने का प्रयास किया था, और वह कॉन्सेप्ट था नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर, नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर में हमने क्या बताया था कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर, जिसको हिंदी में हमने नाम दिया था, एक सेकेंड, जिसको हमने हिंदी में नाम दिया था सामान्य ताप ह्रास दर, जिसको हमने नाम दिया था सामान्य ताप ह्रास दर, वह कहां की विशेषता होगी, तो आप कहेंगे कि सर ये क्षोभ मंडल की विशेषता होगी। इसी क्षोभ मंडल में ये सभी क्या होते हैं,
हमें बदलाव देखने को मिलते हैं। इसी क्षोभ मंडल में ये सभी गतिविधियां होती। अब हम बात करते हैं कि आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, या आज हम जब बात करते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो दरअसल इनका भी संबंध किससे है? इनका संबंध किससे है? ग्रीन हाउस गैसेस से, है ना। किससे है? ग्रीन हाउस गैसेस से। और ग्रीन हाउस गैसेस भी कहां पाई जाती हैं? सर्वाधिक यहीं पाई जाती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस भी सर्वाधिक क्या होती हैं? सर्वाधिक इसी मंडल में पाई जाती हैं। और इसी मंडल में पाए जाने के कारण क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस में पड़ रहा है? तो पड़ रहा है इसी क्षोभ मंडल। तो अगर आपसे कोई पूछे, एक बात बताइए, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, इसकी वजह से वायुमंडल पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, तो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल पड़ रहा है। तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि एक बात बताइए, क्या पूरे वायुमंडल पर पड़ रहा है असर, एक जैसा पड़ा? तो आप कहेंगे नहीं नहीं, क्षोभ मंडल पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। और चूंकि क्षोभ मंडल से ही मौसमी घटनाओं का संबंध है, और इन्हीं मौसमी घटनाओं से ही हम क्या प्राप्त करते हैं, हम जितनी भी दिन प्रतिदिन में जो भी हम चेंजेस देख रहे हैं, चाहे हीट वेव का चलना, है ना, या आंधी तूफान, सब इसी से है। इसी के कारण जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, उसका संबंध मुख्य रूप से किससे है? क्षोभ मंडल से। क्लियर? नीलू जी बाद में देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। गायत्री सर, मेंस में क्षोभ मंडल का क्वेश्चन आया हुआ है, अब उस क्वेश्चन को देखना, एकदम हवा हवा हो जाएगा, एकदम हवा हवा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्षोभ मंडल है, इसकी ऊंचाई हमने बताया कि एक मंडल है, राइट। हमने कहा कि ये क्षोभ मंडल क्या है? एक मंडल है। जैसे हमारा जो जिला है वो किसी मंडल का हिस्सा होगा, और हमारे जिले की बाउंड्री जहां पर समाप्त होती होगी, उसके आगे कोई दूसरा मंडल शुरू होता होगा, ऐसा हो सकता है। तो कोई भी मंडल होगा उसकी सीमा होगी। एक इस तरह है क्षोभ मंडल है, तो इसकी भी क्या होगी? एक ऊपरी सीमा होगी। आप कहेंगे बिल्कुल होगी। और वह ऊपरी सीमा कहां पर होगी? इसी 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो उसका क्या नाम होगा? उसका नाम होगा क्षोभ सीमा। क्या होगा? क्षोभ सीमा। इसको इंग्लिश में हमने क्या नाम दिया था? हमने नाम दिया था ट्रोपोस्फियर। तो हम इसको क्या नाम देंगे? ट्रोपोपॉज। क्या नाम देंगे? ट्रोपोपॉज। ठीक है। चल, ठीक, यहां तक बात क्लियर हो गई। यहां तक पूरी बात क्लियर हो गई। ठीक है। अब देखिए, अब हम इसके ऊपर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने देखा एक हमारा क्षोभ मंडल है, और यह क्षोभ मंडल क्या है? वायुमंडल की, वायुमंडल की मौसमी परत। मौसमी परत, इसका क्या मतलब हुआ कि मौसमी, मौसम के अनुसार मौसम यहीं पर बनता है। मौसम बनने का क्या मतलब है कि भैया जो भी हम मौसम में उतार चढ़ाव देखते हैं वह यहीं पर बनता है। इस क्षोभ मंडल के बाद हमने देखा हमें इसकी एक सीमा मिली, क्षोभ सीमा, जो कहां पर है? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर। इसके बाद जो मंडल प्रारंभ होता है, इसके आगे
आगे या ऊपर, इसके ऊपर जो मंडल मिलता है, जो मंडल मिलता है उस मंडल को बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं? समताप मंडल। इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रेटोस्फेयर, इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ठीक, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। अब इस मंडल को हमने समताप मंडल दे दिया और इसकी वजह से एक कंफ्यूजन हो सकता है। जो समताप मंडल है यह 18 से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अगर हम इसके शब्द को देखें तो ऐसा लग रहा है कि मान लो यह 18 किलोमीटर है और यह 50 किलोमीटर। तो ऐसा लग रहा है कि जो टेम्परेचर यहां पर होगा वही टेम्परेचर यहां पर होगा, है कि नहीं? समताप मंडल, दूसरे शब्दों में वह मंडल जहां टेम्परेचर एक समान हो, कम हो, उसको समताप मंडल हम कह सकते हैं। तो क्या हम ये मान लें कि 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक टेम्परेचर एक ही रहेगा? क्या हम इसको मान लें? जल्दी जल्दी बताइए। नहीं, गुड, वेरी गुड। अब देखो, अभी मेरा क्षोभ मंडल पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने समताप मंडल को यहां पर नहीं लिखा, है ना? अब देखिए, इसी से समझिए। दरअसल इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि यह जो 18 किलो, मान लो मैं एक भाग ले लेता हूं 20 किलोमीटर, एक ले लेता हूं 25 किलोमीटर, ठीक है? ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई है और ये मान लो 35 किलोमीटर की ऊंचाई, ठीक? ऐसे इसका मतलब है एक स्थान है ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। ये कहां पर मैंने ले लिया? ये 20 किलोमीटर। फिर मैं यहां पर ले लेता हूं ए, बी, सी, डी और ई। तो दरअसल मैं ये कहना चाहता हूं, ये देखिए, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई। ठीक इसी तरह से ए, बी, सी, डी और ई। अब देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर टेम्परेचर समान होता है, लेकिन क्या होता है, ए बी सी डी ई यहां से लेकर यहां तक एक जैसा तापमान, एक जैसा तापमान। यहां पर ए से लेकर ई तक एक जैसा तापमान, एक जैसा तापमान। नोट कर लेना इसको, बहुत कंफ्यूज करता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि 18 डिग्री सेल्सियस पर यहां पर टेम्परेचर अलग होगा। यहां पर x है तो यहां पर हो सकता है y हो, यहां पर z हो और यहां पर जो है y और z दो हो, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि एक समान ऊंचाई पर एक जैसा टेम्परेचर मिलेगा। जैसे हमने यहां पर देखा कि 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक सीध में जो स्थान है वहां का टेम्परेचर एक जैसा, 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो स्थान है उनका टेम्परेचर एक जैसा, यहां पर 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो स्थान होंगे उनका एक जैसा। तो प्रश्न ये आएगा कि क्या ऐसा क्षोभ मंडल में नहीं होता? क्या क्या ऐसा क्षोभ मंडल में नहीं होता, है ना? तो देखिए, हमने यहां पर क्या देखा? हमने ये देखा कि जो क्षैतिज स्तर पर, क्षैतिज स्तर पर सभी स्थानों पर, सभी स्थानों पर एक जैसा तापमान, एक जैसा तापमान।
इसी कारण से हम इसको समताप मंडल बोलेंगे। इसी के कारण हम इसको समताप मंडल बोलेंगे। लेकिन क्षोभ मंडल में ऐसा नहीं होगा। क्षोभ मंडल में क्या होगा उसको हम यहां पर देख, इस बॉक्स में मैं बनाता हूं, तब आप समझ पाएंगे कि आखिर है क्या। मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है छोटी सी, और ये मैंने ले लिया इक्वेटर। ठीक, यह मैंने ले लिया कर्क रेखा, ये ले लिया मैंने मकर रेखा। ठीक बात है। अब समझिए, यह ए स्थान हुआ, यह बी स्थान हुआ, यह सी स्थान हुआ, और यह डी स्थान हुआ। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर क्या पता चल, अब समझिए, क्या ये जो इक्वेटर जिन जिन स्थानों से जा रहा है हमारे पृथ्वी में, हमारी पृथ्वी पर इक्वेटर जिन जिन स्थानों पर जा रहा है, क्या सब एक जैसे हैं क्या? तो इक्वेटर पर ही अगर आप देखेंगे तो कहीं पर हमें क्या मिलेगा, कहीं पर हमें इक्वेटर पर स्थल मिलेगा, कहीं पर हमें जल मिलेगा, कहीं पर हमें जंगल मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब बताइए, स्थल के ऊपर की वायु, जल के ऊपर की वायु और जंगल के ऊपर की वायु क्या एक जैसी होंगी? क्या उनका टेम्परेचर एक जैसा होगा? तो आप कहेंगे कि नहीं, स्थल की वायु ज्यादा गर्म होगी, हो सकता है ज्यादा ऊपर तक उड़ चुकी हो। जल वाली वायु हो सकता है जलवाष्प हो, अलग ऊंचाई पर हो। जंगल की वायु हो सकता है ठंडी हो, अलग ऊंचाई पर हो। तो अगर हम इक्वेटर पर मान लो 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम जाएं, ये नीचे इक्वेटर है, हम 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपर उड़ते हुए जाएं हनुमान जी की तरह, है ना, प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए उड़ते हुए जाएं, तो देखेंगे तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग टेम्परेचर 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलेगा। कारण क्या है कि जैसी नीचे की सतह होगी वैसी ही वायु की क्या होगी, ऊंचाई होगी या उसकी विशेषता होगी। बात बिल्कुल क्लियर हो गई? बात बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक इसी तरह से आ जाइए अब कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारे देश से होकर गुजरती है, तो आप कहेंगे हाँ। तो एक बात बताओ, अगर हम गुजरात के ऊपर वायुमंडल में पहुंच जाएं और हनुमान जी की तरह हम त्रिपुरा की ओर बढ़े, अर्थात कर्क रेखा से ऊपर की ओर बढ़े, तो क्या सब एक 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब हम उड़ेंगे तो सभी स्थानों की वायु का टेम्परेचर एक जैसा होगा क्या? अरे भाई, गुजरात में वायु बहुत गर्म मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे हम क्या होगा अंदर की ओर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा। फिर उधर बंगाल की खाड़ी के समीप जाएंगे तो वायु ज्यादा गर्म होगी। बात समझ में आए? तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। यही बात यही बात आज अपने सीनियर से, या आप कोई किताब पढ़िएगा, अरे मालिक, या कोई वीडियो देखिएगा, है ना, तो उसमें खोजिएगा, तब आपको समझ में आएगा, अरे ये तो बीमार इंसान भी जो है कि क्या करता है, इतने अच्छे से बता लेता है, आप अच्छे से समझ जाते हो। एकदम क्लियर हो गया कि नहीं भाई? हाँ, हमारी तो हालत खराब हो गई इतनी ही देर में। बीमारी से शरीर कमजोर हो जाता है लगता है। एकदम क्लियर हो गया। चल आइए, तो हमने क्या देखा, हम समताप मंडल का एक अर्थ समझ पाए। अब समझिए, अगर हमसे कोई पूछे, यहीं पर लिख लेते हैं कि क्षोभ मंडल में किसी ऊंचाई पर स्थित स्थित वायुमंडल का वायुमंडल का
क्षैतिज तापमान, क्षैतिज तापमान एक समान होगा, एक समान होगा, तो आपका उत्तर होगा नहीं नहीं नहीं। 3 बार बोल दीजिए, तो आप लिख दीजिएगा नहीं, 3 बार ऐसे काट दीजिएगा, नहीं नहीं नहीं। चले आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम समझ पाए कि समताप मंडल का अर्थ क्या है। अब ये जो समताप मंडल है, आपको मैंने कहा कि यहां पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर अलग टेम्परेचर, 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर अलग टेम्परेचर, 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर अलग, 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अलग। अब आपके लिए प्रश्न यहां पर यह होगा कि सर अभी हम जब क्षोभ मंडल देख रहे थे, अभी हम जो क्षोभ मंडल देख रहे थे, तो क्षोभ मंडल में विभिन्न गैसें थी। समझिएगा, बड़ी बात बताने जा रहा हूं। क्षोभ मंडल में विभिन्न गैसें थी और ये विभिन्न गैसें भिन्न भिन्न ऊंचाई तक थी, भिन्न भिन्न ऊंचाई तक थी। इसके कारण तापमान क्या हो जा रहा होगा, तापमान अलग अलग होगा, अलग अलग हो जाता होगा। जैसे क्षोभ मंडल में हो सकता है जल वाष्प, है ना, 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर ज्यादा हो, तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ गया। हो सकता है CO2, है ना, 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ज्यादा जो है कि मात्रा में एकत्रित हो जाए, तो वहां टेम्परेचर कुछ अलग हो जाए। हो सकता है क्षोभ मंडल में कहीं पर स्थल हो, तो कहीं पर जल हो, तो कहीं पर, है ना, जंगल हो, या कहीं पर मरुस्थल हो। तो इन सभी के ऊपर जो वायु है, जो भी इसके ऊपर की वायु होगी, वह वायु क्या होगी, अलग अलग अनुपात में, अलग अलग अनुपात में गर्म और ठंडी होगी, गर्म और ठंडी होगी। तो इसकी ऊंचाई अलग अलग हो जाए, यह बात तो हमें समझ में आता है, लेकिन हमारे समझ में ये नहीं आता कि आखिर ये समताप मंडल में तापमान, जो हम कह रहे हैं कि हमारा एक समताप मंडल है, तो समताप मंडल में 18 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 20, 30, 40, 50, सब पर लिख दीजिए किलोमीटर। आखिर यहां पर टेम्परेचर क्यों बदल रहा है, यहां पर कौन सी गैस है जिसकी वजह से टेम्परेचर बदलेगा। भले ही क्षैतिज रूप में एक जैसा रहे, लेकिन टेम्परेचर बदलने की घटना क्यों। अरे कर लेंगे रेस्ट, रेस्ट कर लेंगे। चलो आ जाओ टॉपिक पे आ जाओ। इतना अच्छा टॉपिक चल रहा है, इतना मेहनत कर रहे हैं, रेस्ट कर ना कुछ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार। लेकिन कुछ लोग तो यही सोचते हैं, गुरु जी, मास्टर जी 1 हफ्ते के लिए बीमार हो जाते हैं ना, सही बता रहे, पिछले कुछ लेक्चर छूट गए थे, सब निपटा देते, बस 1 हफ्ते के लिए बीमार पड़ जाओ। तो आप में से किसी ने ऐसा तो नहीं बोला था, ऐसी कोई दुआ हुआ तो नहीं मांगी थी, गुरु जी 1 हफ्ते के लिए बीमार हो जाओ, सब निपटा दें छूटा हुआ। आए? ऐसा मत करना, हमसे बता देना, हम छुट्टी दे देंगे ऐसे ही। कच्चे आम का पना बना के, सही कह रहे हैं, आज बनाएंगे पना वना। चलिए आइए आइए आइए, अब देखिए, ये जो समताप मंडल है, इस मंडल की एक गैस है जिसका नाम है O3, ओजोन गैस, O3 ओजोन। ठीक, तो बाकी गैसें जो हैं वह वही है जो यहां पर थी, जो गैसें क्षोभ मंडल में थी वही गैसें कम मात्रा में समताप मंडल।
तो पहली चीज तो क्या लिखिए कि जलवाष्प, ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दीजिएगा, जलवाष्प धूलकण को छो धूलकण को छोड़कर बाकी सभी गैसें, बाकी सभी गैसें यहां पर मिलेंगी। लेकिन लेकिन यहां एक एक विशिष्ट गैस भी मिलेगी, एक विशिष्ट गैस भी मिलेगी, और इस विशिष्ट गैस का नाम है ओजोन। क्या नाम है? ओजोन। ओजोन का मतलब क्या है कि कोई ऑक्सीजन, मेच्योर ऑक्सीजन रहा होगा और इसके साथ नेसेंट ऑक्सीजन जुड़ गया। कुछ याद आ रहा है? ये सिंगल हो, नेसेंट ऑक्सीजन, एक बार बताइए, क्या ये नेसेंट ऑक्सीजन कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? याद आ रहा है? कहीं पर बात की थी हमने, हम आज से 400 साल पहले ना, उस समय की जब इतिहास की घटना की बात कर रहे थे, तो हमने कोई राजवंश पढ़ाते हुए राजाओं का नाम दिया था, है ना? चलिए ठीक है, याद है। तो अब देखिए क्या होता है, किसी मैच्योर ऑक्सीजन से एक नेसेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं नवजात, नवजात या फिर आणविक, आणविक ऑक्सीजन या नवजात ऑक्सीजन, जब यह जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं ओजोन। तो यह जो हमारा निचला समताप मंडल है, निचला समताप मंडल है, इसमें ओजोन की अधिकता पाई जाती है। इसमें क्या होता है? ओजोन की अधिकता पाई जाती, और ओजोन की अधिकता के कारण, ओजोन की अधिकता के कारण इसको ओजोन परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोन परत। अब इस ओजोन परत की मोटाई को लेकर अलग अलग जो है कि धारणाएं हैं। कोई बताता है कुछ है, कोई बताता है कुछ है। तो दरअसल 20 से लेकर 35 किलोमीटर, 20 से लेकर 35 किलोमीटर तक का भाग जो है, यहां पर ओजोन परत ज्यादा, ओजोन गैस ज्यादा पाई जाती है, और इसी को बोलते हैं ओजोन परत। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ओजोन परत। ओजोन परत कहां? 20 से 35 किलोमीटर। आइए थोड़ा सा इस ओजोन परत को और समझते हैं। क्या यहां तक सब बात क्लियर हो गई? क्या यहां तक सब बात क्लियर हो गई? एक बार सब लोग बता दीजिए। गुड गुड गुड। आप लोगों का कमेंट देख के ना हमारा ना, क्या कहें, एकदम दिल खुश हो जाता है, भूल जाता है आदमी की बीमार उमार है। ऐसे ही पढ़ते रहो, तुम लोग ऐसे ही पढ़ते रहोगे, ऐसी मेहनत करते रहोगे तो हमको ताकत मिली रहेगी। समझ रहे हो? ऐसी मेहनत करते, और जितना क्लियर हो रहा है, कोई जो 2 लाख की कोचिंग में पढ़ रहा होगा, उससे कहना भैया थोड़ा सा ही बता दो, ये हमारा मास्टर पता नहीं क्या है, कि बीमार पड़ गया था, समझा नहीं पाया, है ना? तो अपने आप फिर आपको पता चलेगा कि बीमार आदमी इतना अच्छा कैसे बता सकता है ना? साइड में हो जाए, लीजिए साइड में हो गए। घर चले जाएं? आए घर चले जाएं? चलो पानी पी लेते इसी बहाने। कुछ लोगों की भाषा में नकल मार लेते हैं गुरुजी साइड में होकर, है ना? काहे कि हम रट के आए नहीं थे इतने ज्यादा, हमको लगा था 10-15 मिनट की क्लास लेंगे, भूल गए अब। तो रट लें थोड़ा सा। अच्छा ये बताइए, हमने पहले यूट्यूब पर पढ़ाया था, ये उससे अलग है।
उससे अलग है। और सही बता रहे हैं, इस टॉपिक को अभी आधे घंटे बाद में पढ़ाऊंगा ना तो फिर से अलग हो जाएगा, ये फिर से अलग हो जाएगा। आप लोगों को याद है एक दिन ऐसे ही हुआ था एनसीईआरटी या किसी क्लास में कि कुछ देर बाद ही हमने दोबारा उसको चालू किया, वो टॉपिक अलग हो गया, तो फिर से अलग हो जाएगा। इसलिए जिनके पास 2 साल का कोर्स है या 3 साल का कोर्स है ना, तो उनको अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग जो है कि चीजें पता चलेंगे। हाँ चलिए, आइए आगे समझते हैं। तो हमने क्या कहा कि ये यहां पर है ओजोन। ओजोन कैसे बनता है? तो O3 बनता है जब क्या हो, O2 अर्थात एक मैच्योर ऑक्सीजन से एक नवजात ऑक्सीजन जुड़ जाए। अच्छा, ये कहां से कैसे होगा? तो दरअसल इस ऊंचाई पर आकर, कौन सी ऊंचाई, 20 से लेकर 35 किलोमीटर की उस ऊंचाई पर आकर क्या होता है, ऑक्सीजन टूटता रहता है। ऑक्सीजन टूट कर क्या करता है, नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ये मेच्योर ऑक्सीजन जब टूटेगा तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स तो अलग अलग हो गए। अब देखिए क्या हुआ कि कोई ऑक्सीजन टूटा, उससे 2 नवजात ऑक्सीजन जो है कि निकले। अब ये जो नवजात ऑक्सीजन है किसी O2 के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा। मान लो इसको मैंने नाम दिया A, तो ये क्या हुआ, इसके साथ जुड़ गया। इसको नाम दिया मैंने B, ये किसी दूसरे क्या होगा, O2 से जुड़ जाएगा। और इस तरह से क्या हो गया, ये भी O3 बन गया और ये भी क्या हो गया, O3 हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, ओजोन बन रहा है। लेकिन क्या ओजोन सिर्फ बनेगा या टूटेगा भी? तो ओजोन भी क्या होता है, टूटता रहता है। ओजोन भी क्या होता है, ये टूटेगा। तो ओजोन जब टूटेगा, ओजोन जब टूटेगा तो ऐसे टूट सकता है कि एक ऑक्सीजन बन जाए, इससे एक नवजात ऑक्सीजन निकल जाए। तो अगर हम देखें तो ये जो 20 से लेकर 35 किलोमीटर तक की ऊंचाई है, आगे चलकर हम ओजोन डिप्लीशन या ओजोन क्षरण पर डिटेल में बात करेंगे। अभी हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि टॉपिक बहुत अलग हो जाएगा। हम एनवायरमेंट के टॉपिक में चले जाएंगे तो उस पर हम अलग में बात करेंगे। अभी मैं समझिए जो मैं बताना चाह रहा हूं। तो हमने कहा कि 20 से लेकर 35 किलोमीटर तक की जो परत है, इसमें दो क्रियाएं हो रही हैं। एक तो O3 का निर्माण हो रहा है, दूसरा O3 का क्षरण हो रहा है। और यह जो दोनों क्रियाएं हैं, यह प्राकृतिक रूप से चलती रहती। और प्राकृतिक रूप से चलते रहने से यहां पर क्या होता है, ये जो ओजोन परत है ये ऐसे ही। इसको इस रूप में समझिए, क्या जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर है, हमारे शरीर में क्या हमेशा एक ही सेल रहती है? किसी भी अंग की सेल एक ही रहती है? नहीं। तो पुरानी सेल टूटती रहती हैं, उनके स्थान पर नई सेल बनती रहती है। ठीक इसी तरह से जैसे हमारे शरीर में है ना, पुरानी सेल क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है और इसके स्थान पर नई सेल विकसित होती है ना, ये ज्यादा ऊर्जावान होती है। ठीक इसी तरह से ये जो समताप मंडल है, यह जो समताप मंडल है, यहां पर क्या होता है, ओजोन का निर्माण होता है। प्राकृतिक रूप से ओजोन का निर्माण होता रहता है और सब कुछ धूमधाम से चलता है। अब जब ओजोन का निर्माण होता है और ये निर्माण होता रहे इसलिए आवश्यक है, प्रश्न आएगा कि आखिर हम इस पे जोर क्यों दे रहे हैं, इतना निर्माण है तो जरूरी क्या हो रहा है, ठीक बात है। यह निर्माण बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों आवश्यक है इसको समझ। दरअसल यही ओजोन क्या करता है, सूर्य से, अब देखिए इसको समझने के लिए मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर यहां पर हमारा सूर्य है, दूर है इसलिए छोटा बना। इनको आप देख पा रहे होंगे तो आप समझ चुके होंगे कि मैं यहां पर क्या ही करने जा रहा हूं। तो आप देख रहे होंगे ये क्या है, यह है
सूर्य की किरणें। ये क्या है? सूर्य की किरणें। इन सूर्य की किरण, ये जो सूर्य की किरणें हैं, ये कहां से होकर आ रही हैं? मान लेते हैं यह हमारा क्षोभ मंडल है, या इसको कह दीजिए समताप मंडल। तो यह हमारे समताप मंडल से होकर भी आ रहे हैं। तो इस समताप मंडल में यह जो ओजोन परत है, यह जो ओजोन परत है, यह क्या होता है? सूर्य से आने वाली, ये सूर्य से आने वाली किरणों में जो यूवी रेज होती हैं, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, इनका क्या कर लेती हैं? अवशोषण कर लेती हैं। इनका क्या कर लेती हैं? अवशोषण। और ये जो यूवी रेज होती हैं, इनमें होता है हीट। इनमें क्या होता है? हीट। अब हीट को जिसने अवशोषित किया, वो खुद क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो यह जो समताप मंडल का वह भाग जहां पर यूवी रेज का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है, इसी को हमने क्या कहा? O3 लेयर कहा। और O3 लेयर का हीट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यही कारण है कि जो समताप मंडल का निचला भाग है वो हमको गर्म दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर अल्ट्रावायलेट रेज अर्थात जो पराबैंगनी किरणें हैं, इनका अवशोषण हो रहा। इसका मतलब है कि ये जो O3 है, ये क्या कर रहा है? एक सुरक्षा कवच के रूप में काम कर रहा है। आप कहोगे कि सर ये आपने कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया, सुरक्षा कवच। अरे सुरक्षा कवच तो वहां पर बात होती है जहां पर कोई खतरा हो, जैसे कि आपके पिताजी के ऊपर कोई हमला करने आए, आप सुरक्षा कवच की तरह सामने खड़े हो जाओ, तो वहां पर तो बात समझ में आती है कि ये सुरक्षा कवच है। अब यहां पर सुरक्षा कवच तो दरअसल ये जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, अगर इनको जो है कि ना रोका जाए, तो ये अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से क्या हो सकता है? कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है ना। इससे आंख की हमारी रोशनी जा सकती है, इससे त्वचा संबंधी कई बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है। और तो और इससे हीट भी क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। तो इन सभी चीजों से ओजोन क्या करता है? हमारी सुरक्षा करता है। इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। और ये क्या कर रहा है? यह इसे वायुमंडल की छननी भी बोला जाता है। वायुमंडल की चलनी। चलनी जानते हो, जिसमें आटा वगैरह चाला जाता है, कोई चीज चालने के लिए होता है, तो हम किसी चीज विशेष को चाल लेते हैं। बाकी जानते हैं? अरे प्रभु, बैठ के पढ़ा लें 3-4 घंटा। हाँ, क्लियर। अभी संक्षेप में क्या हम ओजोन को समझ पाए, या ओजोन परत को समझ पाए? क्या हम लोग इस चीज को समझ पाए? अच्छा, कल साइंस वाले सर की क्लास नहीं है ना? साइंस वाले सर ने बताया होगा आप लोग, कल साइंस वाले सर की क्लास नहीं है ना? एक बार बताइए आप लोग। साइंस वाले सर की क्लास नहीं है ना? हाँ, तो कल कल हम लोग क्या करेंगे ना, कल मेरी क्लास 1 बजे से होगी। कल मेरी क्लास 1 बजे से होगी, ठीक है? ठीक बात। चलिए, गुड। आइए, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि भाई समताप मंडल, समताप मंडल की जो निचली परत है, समताप मंडल की जो निचली परत है, यहां का तापमान क्या है? यहां का तापमान क्या है? अधिक। और कारण हमने देखा O3। अब जैसे जैसे समताप मंडल में
इसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे O3 के बाद, अर्थात O3 की परत के बाद, O3 कहां से, 20 से लेकर 35 किलो, तो इसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे इसके बाद हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि हीट को एब्जॉर्ब करने वाली, हीट का अवशोषण करने वाली क्या होंगी, गैसें बहुत कम हो जाती। अच्छा, अब इसी परत में आपने देखा कि जो परत है इसमें क्षैतिज स्तर पर, क्षैतिज स्तर पर हमने क्या देखा, तापमान क्या होता है, तापमान, तापमान एक जैसा होता है ना, एक क्षैतिज स्तर पर तापमान एक जैसा, एक क्षैतिज स्तर पर तापमान क्या होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, इसी के कारण, इसी कारण इसी कारण ये मान लो एक निश्चित ऊंचाई पर, एक निश्चित परत में, परत में वायुयान का, वायुयान का है ना चालन होता है, वायुयान को चलाया जाता है। अब ये वायुयान का जो चालन होता है, एक इसका ये है कि भाई मान लो एक जोन है, इतना चौड़ा एक जोन है, तो इसमें टेम्परेचर एक जैसा है तो इसमें उड़कर चला जाएगा। दूसरा, इस ऊंचाई पर क्योंकि जलवाष्प और धूल कण की मात्रा क्या होती है, की मात्रा नगण्य होती है, इसी कारण, इसी कारण, इसी कारण वायुयान, वायुयान यहां पर उड़ाना है ना आसान होता है। अब यहीं पर एक प्रश्न आपका आएगा कि सर ये बात तो ठीक है कि एक क्षैतिज लेयर है और क्षैतिज लेयर में एक निश्चित ऊंचाई में है ना हम अगर वायुयान को उड़ाएंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन हमने देखा है कि सर जब मौसम खराब हो जाता है तो हवाई जहाज टर्बुलेंस का शिकार हो जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कोहरे की वजह से, धुंध की वजह से, किसी आंधी या तूफान की वजह से वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो कब होता है, उसके पीछे का कारण क्या होता है, ये क्षोभ मंडल से लगा हुआ समताप, तो इसी समताप मंडल के निचले वाले भाग में जब हम वायुयान उड़ा रहे होते हैं तो होता क्या है कि कई बार नीचे की जो हवाएं हैं वह अचानक किसी कारण से ऊपर तक उठ जाती हैं। जैसे आप देखो, दिया जलते जलते कई बार आप देखोगे तो उसकी फ्लेम ऊपर उठ जाती है, कहीं आग जल रही हो फिर उसकी फ्लेम ऊपर उठ जाती है। ठीक इसी तरह से जब वायुमंडल के निचले भाग में कोई अस्थिरता उत्पन्न होती है तो उसी अस्थिरता का प्रभाव इस ऊंचाई तक पहुंच जाता है जिससे वायुयान का चालन कठिन हो जाता है। कल्पना राधे, बताइए क्या प्रश्न है। जितनी चीजें बता रहा हूं सब प्रीलिम्स में आया हुआ है। ईरान के प्रेसिडेंट का कुछ पता नहीं चला बच्चे क्या हुआ था, क्या प्रश्न है कल्पना, जल्दी बताइए। अब लैंग्वेज ही देने जा रहे हैं, अब लैंग्वेज ही देने जा रहे हैं, अब लैंग्वेज ही देने जा रहे हैं। चलिए लैंग्वेज देना चालू करते हैं, लिखिए। चलिए लिखते हैं आप, हम लोग है ना, लिखते हैं।